बाकी सब आए। फिर तुमने आगे रिवीजन किया है रिकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ है जो नहीं समझ में आया? हो गया ना? हाँ, वो सेम ही क्लास होती है, कुछ एडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ वो सब रिकॉर्ड होकर वैसे ही जा रहा है ना। जिसको भी देखना है ना दोबारा से वो देख सकते हैं। अब आ जाओ 14.1 में, मैंने क्वेश्चन करवाए थे, अब आते हैं चलो। 3x करवा दिए। प्रोबेबिलिटी लास्ट क्लास में आज अपलोड कर दूंगी। तो मैंने अब तक ब्रॉडली जो आपको करवाया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ लिख लो जो मैंने अभी करवाया है। इन केस फर्स्ट था, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, स्मार्ट हो जाए। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। इसमें 4 आउटकम्स होते हैं। कौन सा? हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल एंड हेड। तो इसमें ये 4 आउटकम्स होते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, इकट्ठे दो को फेंका, या पहले एक को टॉस किया फिर दूसरे को टॉस, फिर उसको दूसरी बार टॉस किया, ठीक है। या तो साइमल्टेनियसली होता है या वन आफ्टर अदर होता है, बात एक ही है, हमारे 2 आउटकम्स बनेंगे। अगर साइमल्टेनियसली है तो हम सोच के चलते हैं 2 डिफरेंट कॉइन्स हैं, एक रेड है एक ब्लू है, एक 1 रुपी का है एक 5 रुपी का है। तो 1 पे क्या आया, 5 पे क्या आया, ठीक है। और अगर हम कह रहे हैं कि दे आर टॉस वन आफ्टर अदर, तो फर्स्ट में क्या आया, पहली बार क्या आया, दूसरी बार क्या आया। पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया। इट्स डिफरेंट फ्रॉम पहली बार टेल आया दूसरी बार हेड आया। समझ में आ गया? दिस इज टू कॉइन्स आर टॉस्ड। सेकेंड है, इन केस वी से 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली वन आफ्टर अदर, कि पहले टॉस किया उठाया, फिर टॉस किया उठाया, फिर टॉस किया उठाया, ठीक है। इसमें हम लेकर चलते हैं 8 आउटकम्स। अब इनको बनाते कैसे हैं, या तो वो डिसीजन ट्री लेके चलते हैं, फैक्ट वो प्रोबेबिलिटी वाला ट्री, ठीक है। या तो वो बनाते हैं कि पहली बार हमने लिखा हेड, फिर दूसरे कॉइन पर हेड भी आ सकता है टेल भी, और यहां पर तीसरे कॉइन पर हेड टेल। या तो इस तरह बनाते हैं, या फिर अगर मुझे लिखना है तो आई विल राइट ऑल हेड्स, ठीक है ना। अगर मुझे जल्दी जल्दी से लिखने हैं ना और कुछ भी मिस नहीं करना। और पता क्या होता है पेपर में, हमें ना ऐसे रैंडमली 3 लिख लिए, 6 लिख लिए, 2 समझ नहीं आ रहे कौन से नहीं लिखे, तो कौन से नहीं लिखे, फिर मैं क्या करती हूँ, एक टेल लेकर आती हूँ। एक टेल को सबसे लास्ट में घुमा दिया, फिर एक टेल को सेंटर में कर दिया, फिर समझ में आ गया। फिर मैं 2 टेल्स लेकर आ गई, 2 टेल्स को लास्ट के 2 में रखा, 2 टेल्स को फ्रंट में रख दिया, या कुछ ऐसे, टेल टेल हेड, और फिर नाउ आई राइटिंग विथ 2 टेल्स। जैसे मर्जी ऑर्डर में लिख लो, कि पहले 2 रख दिए, फिर फर्स्ट एंड लास्ट कर दिया, और लास्ट के 2 रख दिए, ठीक है। और क्या करना है अब, 3 टेल्स। मैं कहती हूँ कभी भी जितना मर्जी टेंशन में हो, कभी भी कोई आउटकम मिस नहीं होगा, और अगर मिस होगा तो पता होगा कौन सा मिस की। बात समझ में आई? मान लो कल मैं आपको देती हूँ कि इनमें से ना कुछ मिसिंग है, कुछ रिपीट किया है, कुछ एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, तो आपको ढूंढने आसान होता है कि पहले तो 3 टेल्स, फिर 2 टेल्स, फिर 1, 3 हेड्स, 2 हेड्स, 1 हेड, ऑल पॉसिबल पोजिशंस। बात समझ में आ गई? हमेशा ऑर्गेनाइज करना। सो 8 आउटकम्स। सो एक कॉइन के कितने आउटकम्स होते हैं, एक कॉइन में कितने फेसेस होते हैं, 2 फेसेस। देखो, 2 कॉइन्स को टॉस किया तो हमारे पास कितने आउटकम्स आए, 4, विच इज 2 इंटू 2। 3 कॉइन्स को टॉस किया तो कितने आउटकम्स बनकर आए, 8। कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कल मान लो मैं 4 कॉइन्स को टॉस कर रही हूं, तो आपको पता है कितने आउटकम्स बन के आएंगे, 16। हमने 2 स्क्वायर किया 2 कॉइन्स में, 3 कॉइन्स में 2 क्यूब किया, 4 कॉइन्स में 2 रेज टू पावर 4, 16। आपके सिलेबस में नहीं है, बट एज अ प्रैक्टिस अगर हम सोच के चलते हैं तो कुछ इस तरह से बन रहे हैं।
ठीक है। अगर 5 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो तो कितने आउटकम्स बन रहे हैं? 30। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, हमें सिर्फ यही है अभी तक। देन विल सी सैम्पल पेपर में या जो भी आपका सीबीएसई रिलीज कर रही है किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इन केस ऑफ डाइस, प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ डाइस। अच्छा, ये हमारी जो अप्रोच है प्रोबेबिलिटी की, ये कौन सी वाली है? क्लासिकल या इंपेरिकल? पता है? थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल? पता है क्या होता है दोनों में फर्क? स्टार्टिंग में करवाया था। एक्सपेरिमेंटल है कि मैं आपके सामने, मुझे डाइस नहीं मिलेंगे, दो डाइस करती हूँ और आपको पूछती हूँ बताओ क्या आएगा। ठीक है। थ्रो करती हूँ और यहाँ पे एक बच्चे की ड्यूटी लगाती हूँ कि पहले बार थ्रो किया, फर्स्ट डाइस पे ये आया, सेकंड डाइस पे ये आया। ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंटल इज व्हेन वी एक्चुअली एक्सपेरिमेंट, व्हेन वी एक्चुअली कंडक्ट द प्रोबेबिलिटी। जब हम एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं कि थ्रो किया लिखा, थ्रो किया लिखा, 100 बारी किया, उसमें देखा कि 100 बारी ट्रायल्स में इतनी बारी 1 आया, इतनी बार 2 आया, इतनी बार 3 आया, दैट इज एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। जो आपको डेटा मिलता है ट्रैफिक्स का या एक्सीडेंट्स का, या कार्स कौन सी किसके पास कैसी है, टू व्हीलर कितने हैं, थ्री व्हीलर कितने हैं, वो होती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर्स। ठीक है। जो आपको नाइन्थ में हुआ करती थी कि मैं लिस्ट बनाती हूँ कि क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो तीनों को 30 में से इंग्लिश में किसके कितने मार्क्स आए, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसके मैथ्स में कितने मार्क्स आए, जिसकी फिजिक्स अच्छी है क्या उसके मैथ्स में भी मार्क्स अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इस तरह से डेटा आपको देती हूँ दैट इज एक्सपेरिमेंटल बेस्ड ऑन एक्चुअल नंबर्स, जो हम नाइन्थ में किया करते थे। पर टेंथ में जो हमें आती है दैट इज क्लासिकल अप्रोच। ये डाइस को थ्रो कर रहे हो ना, एक डाई को थ्रो कर रहे हो, 1 से लेकर 6 तक सबकी चांसेस इक्वली लाइकली, कोई भी नंबर आ सकता है कि मैं तुम्हारे सामने रख रही हूँ कौन सा नंबर आएगा, तो तुम 1 को प्रेफर नहीं कर सकते एज कंपेयर टू 6 की, नहीं नहीं मैम 1 नहीं आएगा जो मर्जी कर लो, नहीं 6 ही आएगा, वो तुक्का लग सकता है, वो एक्चुअल हम नहीं बता सकते। आई कैन नॉट प्रेफर वन ओवर द अदर। ठीक है। मतलब मेरी प्रेफरेंस पर्सनली हो सकती है कि मुझे 6 नंबर पसंद है, मेरा 6 आए, नहीं मुझे 5 पसंद है, मेरी बर्थ डेट है। समझ में आ गया? नहीं मुझे 4 अच्छा लगता है तो मैंने 4 कहा। वो आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है, पर उस डाइस के हिसाब से कल मैं अगर लॉटरी लगा रही हूँ या कल मैं कैसीनो जाकर कुछ भी बेट कर रही हूँ कि 1 से लेकर 6 में क्या आएगा, तो रैंडमली कोई भी नंबर, ये नहीं है कि 6 के ज्यादा चांसेस है 1 के नहीं है। दैट इज कॉल्ड अनबायस्ड ऑल्सो। समझ में आ गई? अनबायस्ड का रैंडम मतलब कि कोई भी उसको करे आकर सबके लिए सेम है, मतलब मैं टॉस कर रही हूँ तो ये नहीं है कि मेरे में कुछ और आएगा, आप करोगे तो 6 आ जाएगा बार बार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रैंडम वो होता है। सो इन केस ऑफ डाइस, इफ वन डाई इज थ्रोन, कॉइन को टॉस करते हैं, डाई को कास्ट करते हैं या फिर थ्रो करते हैं, इन अ थ्रो ऑफ 2 डाई, इन अ थ्रो ऑफ 3 डाई। सो इफ वन डाई, अगर सिंगुलर है तो वो डाई भी बोलते हैं, प्लूरल में डाइस बोलते हैं। समझ में आ गई बात? ये सो इफ वन डाई, डाई समझ नहीं आता तो डाइस ही बोल देते हैं, सो दैट वो क्लियर हो कि हमने वो जो हमारा 1 से लेकर 6 वाला डाइस है उसको कास्ट किया है। ठीक है। सो वन डाइस इज थ्रू। तो हमारे आउटकम्स कितने हैं? कितने आउटकम्स आएंगे? 6। कि नंबर 1 भी आ सकता है, नंबर 2 भी, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 1, 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2 is also 1/6। लिखो भैया सारे। Probability of getting 1, probability of getting 2, probability of getting 3, probability of getting 4, probability of getting 5, probability of getting 6। इसको हम बोलते हैं इक्वली लाइकली। और इनको एक और वर्ड मैंने लिखवाया था, देखो कौन सा था?
समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं एक तो इक्वली लाइकली, कि किसी का भी चांस ज्यादा नहीं है, नंबर वन आने का चांस ज्यादा नहीं है नंबर सिक्स से। और एक और बोलते हैं इनको एलिमेंट्री इवेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री। मैं पता क्यों बुला रही हूँ ये, क्योंकि अगर केस स्टडी कुछ आई ना, या फिर वन मार्क क्वेश्चन आए, या फिर असर्शन रीजनिंग में एलिमेंट्री लिखा हुआ, इसका मतलब वन आने का वन ही केस है। वो डाइस में वन एक बार ही है, दो बार वन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। जैसे कि इस तरह से कुछ लो, आपको पता है ना, ऐसा एक वो स्पाइरल सा होता है, ऐसा बनाया होता है, यू स्पिन इट, स्पिनर होता है, सॉरी नॉट स्पाइरल, स्पिनर होता है ना लाइफ गेम में। एंड देन इट स्टॉप्स ऑन 1 to 6 है या 1 to 8 में वो स्टॉप करता है, ठीक है। तो इसमें सभी इक्वल चांसेस है। अब यहां पर मैंने क्या किया, फेयर में मैंने यहाँ पे नंबर 2 लिख दिया, तो 2 आने के डबल चांसेस है एज कंपेयर टू अदर्स। तो यहाँ पे एलिमेंट्री इवेंट्स नहीं ले रहे हैं। समझ में आ गई बात? है एलिमेंट्री इवेंट्स कलेक्शन जो हमारी होती है ना, जो सैंपल स्पेस की कलेक्शन होती है, ये वाली चीज, ऑल ऑल आउटकम्स, वो एलिमेंट्री इवेंट से बना होता है। क्लियर होगी बात? दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर आपको समझ में आ गया एलिमेंट्री क्या है, इक्वली लाइकली क्या है। इक्वली लाइकली जैसे यहाँ पर 2 की प्रेफरेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 8। समझ में आ गया? मान लो मैंने यहाँ पर 8 ऐसे लिख दिया, तो 8 की प्रेफरेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू 2, एज कंपेयर टू 1, 4 एंड 5। समझ में आ गई बात है, ठीक है। सो वन डाइस इज थ्रो। क्लियर हो गया? अब इसमें ना पता क्या होता है, जैसे मैंने लिखा, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। कितने ऑड नंबर्स है 1 से लेकर 6 में? 3 ऑड नंबर्स है। तो क्या हो जाएगी? 3/6, 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, अगेन 3/6, 1/2। अच्छा, इवन और ऑड को आपस में क्या बोलेंगे? दीज आर, इनके लिए एक वर्ड होता है, सी से स्टार्ट होता है। ये कौन से इवेंट्स होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, या तो ये होगा या ये नंबर, या तो इवन होगा या ऑड होगा, इसके अलावा तीसरा कोई और कैटेगरी इवन ऑड में नहीं है, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इनको एक तरीके से और बोलते हैं कि इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इज 1, हेंस दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। या तो ये या ये, या तो एब्सेंट हो या प्रेजेंट हो, इन बिटवीन नहीं है कि हवा में है हम कहीं, कि हम एब्सेंट भी है प्रेजेंट भी है। बात समझ में आई? आर यू फुली प्रेजेंट और कंप्लीटली एब्सेंट? और आई कैन नॉट से कि आई एम एब्सेंट ऑल्सो प्रेजेंट ऑल्सो। यहाँ कोई मैं बैठकर आई हैव गॉट दैट पावर्स कि नहीं मैं यहाँ बैठ के क्लास में लगा रही हूँ, मैं वहां पर भी हूँ। ऐसा नहीं है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, मतलब दिस इज समथिंग लाइक सेइंग आप गेम प्ले कर रहे हो, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, डाइस है, वो कहता है अगर नेक्स्ट टाइम, मतलब आपको सिलेक्ट करना है कि प्राइम नंबर आएगा, ठीक है, देन दिस प्राइज विल कम। ये आपको 1 से लेकर 6 स्टार्ट में आपने नंबर सिलेक्ट कर लिए, सो नाउ यू से प्राइम नंबर आए, ठीक है। तो कितनों के कौन से नंबर्स है जो प्राइम है इसमें? 2, 3 एंड 5। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लो, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, मतलब जो हमारा नंबर है, इट कुड बी 2, इट कुड बी 3, इट कुड बी 5। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, सो ये आ जाता है 3/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो? कितने कॉम्पोजिट्स है? 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिट 2/6। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं है। बात समझ में आई? इवन ऑड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन कॉम्पोजिट और प्राइम आपस में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, बिकॉज एक नंबर है जो ना ही कॉम्पोजिट्स में आता है ना ही प्राइम्स में आता है। समझ में आ गई बात है? अब आते हैं नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है हमारा, लिख लिया सबने ये? 2 डाइस आर थ्रू, ठीक है।
व्हेन टू डाइस आर थ्रोन। स्कूल शुरू हो गए? हो गया तुम्हारे, ये कब से है? अच्छा, चलो अच्छी बात है। सो टू डाइस आर थ्रोन। सो डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक मेरे पास क्रिस्टल है, एक मेरे पास वुडन डाइस है। ठीक है, ऐसा होगा। या पहले थ्रो किया, लिखा पहली बार क्या आ रहा है, फिर दोबारा उठाकर उसको थ्रो किया दूसरी बार क्या आ रहा है। ठीक है, ब्लू पे ही आया, रेड पे ही आया, वो वाला चीज है। क्लियर हो गया? टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली और वन आफ्टर अदर। अब कैसे आउटकम्स लिखने हैं? देखो, फर्स्ट डाइस पे वन आ सकता है, वन के साथ दूसरे डाइस पर वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है, सिक्स। तो हमारे ये केस बन जाएंगे। ठीक है। आई हैव हैड स्टूडेंट्स जो फटाफट से 2 मिनट लगाते हैं और सारे केसेस लिख लेते हैं और उसके बाद फिर आंसर करना शुरू करेंगे पेपर में, फाइनल्स में। या फिर कोई केस टू केस चलेंगे, तो जैसे मर्जी कर लो। अगर ऐसे लिख लेते हो ना तो आपने मतलब सारे केसेस लिख लिए। टाइम होगा तो लिख लेना, मजा ही आता है। एंड एक ना इनिशियल शॉक होता है क्वेश्चन को पढ़ने का, पढ़कर जो लगता है, आई थिंक ना समटाइम्स व्हेन यू गेट कंफ्यूज्ड या नहीं समझ में आ रहा तो स्टार्ट राइटिंग। सो माइंड ना थोड़ा सा यूज टू या उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ गई बात? कुछ चीज नहीं याद आती तो स्टार्ट रिकॉलिंग द इवेंट्स ऑफ द डे। वो करते हैं ना हम, किसी ना किसी तरह रिवाइव करते हैं, हम ब्लैकआउट हो जाए तो। जब माइंड बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाए ना क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में केसेस लिख लो ऐसे। अगर नहीं समझ में आ रहा ना क्वेश्चन उसका कुछ, तो स्टार्ट राइटिंग द केसेस। तो समटाइम्स योर माइंड अब्सॉर्ब्स दैट शॉक एंड स्टार्ट, वो समझ में आनी चीज शुरू हो जाती है। वो इनिशियल एक टू होता है ना, 2 सेकंड्स का टाइम पीरियड, वो कट जाता है। समझ में आ गया इतना? तो ये केसेस आ गए। हाउ मेनी केसेस आर देयर? कितने हैं? काउंट करो। 6 नंबर्स लिखे हैं और 6 लिखे हैं वर्टिकली। सो देर आर हाउ मेनी केसेस? 36 केसेस। All are elementary. Probability of getting one on the first die, one on the second die सिर्फ एक केस है। टू ऑन द फर्स्ट die, वन ऑन द सेकेंड die, एक ही केस है। ठीक है। अच्छा, मान लो तीन आपके केस में सिलेबस में है नहीं, अगर 3 डाइस को हम थ्रो करते हैं, हाउ मेनी केसेस वुड बी देयर? बता सकते हो? एक डाइस में 6 केसेस, 2 डाइस में 36 केसेस, 3 डाइस में कितने हो जाएंगे? कैसे कर रहे हैं? 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 216। ये हमें है नहीं, पर मान लो कुछ भी अगर हमें सोचना है तो ये ऐसे ही चेंज चलती है। अगर 4 डाइस होगा तो 6 रेज टू पावर 4, 5 होगा तो 6 रेज टू पावर 5 केसेस बनेंगे। ठीक है। अब इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट ऑल 216 केसेस। सोचना है ना, तो कैसे करोगे? इसके आगे वन वन लगा दिया, सबके आगे। ठीक है, समझ में आ गया ना? दो तो है ही है ना। 216 कैसे हुए? एक बार सबके आगे वन वन लगा दिया, एक बार सबके आगे टू, एक बार थ्री। तो इसी के 6 केसेस हो गए, फिर इसके 6 हो गए, मतलब यू आर रेटिंग 1 1 1, 2 1 1, 3 1 1, 2 1 2, 3 1 2। बात समझ में आ गई? तो सबके 216 केसेस हो जाएंगे। दैट इज हायर क्लासेस का काम। अभी 2 केसेस पर है। मान लो अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग even number on both the dice। बोलो क्या होगा? मतलब कौन तू? हमारे पास केसेस लिखे हैं, तो फिर तब मारो तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगा। हो सकता है इवन नंबर में दोनों आए। सो यू हैव दिस केस, ये वाला, और ये वाला हट गया सारे। बोथ डाइस पे कह रही हूँ, ये आएगा, ये आएगा, फिर ये आएगा,
ये आएगा और ये आएगा। कितने केसेस बने? 12 अपॉन 12 आएंगे कि नहीं? 9। कितने केसेस हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आउट ऑफ 9 आउट ऑफ। ठीक है, आपका नहीं मानते। हाँ, दोनों में नहीं ना, वो 1 1 वाली सारी लाइन ही खत्म हो गई। ठीक है ना? नहीं मान। क्लियर हो गया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर ऑन बोथ द डाइस देखो। इसमें इतना कुछ है ना। ठीक है, ऑड नंबर ऑन बोथ। तो अब मैं इसको व्हाइट पेन से मार्क कर लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस वही 9/36 1 अपॉन। ये दोनों इक्वली लाइक। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर ऑन बोथ द डाइस। अच्छा, सेम नंबर को ना एक चीज और बोलते हैं, डबलेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। क्या होगा आंसर? ये तो इजी है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। सो 6/36 1/6। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर ऑन बोथ ऑन ईच डाइस। अब ये भी कंफ्यूजिंग होता है। नंबर चाहिए तो कौन सा? तो बिल्कुल नहीं देखना, 1 वाला बिल्कुल नहीं देखना। ठीक है, सो व्हाट डू आई गेट? 2 3 2 5। 3 में भी 3 2 ना, 2 3 इज डिफरेंट फ्रॉम 3 2। देन 3 5 3 3। समझ में आ गया? 2 2 भी 2 3 भी है, 2 2 भी होगा। 2 2 2 3 2 5 3 2 3 3 4 नहीं देखना। 5 2 5 3 5 एंड 5 6 नहीं देख। सो अगेन हाउ मेनी केसेस? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर ऑन ईच डाइस। कितने केसेस होंगे? कॉम्पोजिट नंबर ऑन ईच। कितने हैं? कॉम्पोजिट है कौन से? देखो अब इसमें सोचना है ना। कॉम्पोजिट नंबर तुम्हारे पास है कौन से? 4 एंड 6। तो या तो 4 4 हो, या 4 6, या 6 6 6 4। कितने केसेस हुए? समझ में आ गया सबको? तो मैं ना अब ये चार्ट खत्म करती हूँ, इसके बाद चलो चार्ट अभी रहेगा। लेट्स डू सम अदर क्वेश्चन इसके बाद। लिखो। इसके बाद में जब रैंडम प्रैक्टिस करेंगे ना, तब ये नहीं लिखेंगे इसको। नेक्स्ट लिखो। द क्वेश्चन सेज probability that odd number on exactly one dice. Odd number on exactly one.
वन के साथ कौन से नंबर्स लिखोगे? केसेस बनाओगे तो वन लिखो ना, ऑड नंबर वन है, फर्स्ट फर्स्ट पे वन लिख लिया। तो वन के साथ कौन सा बनाएंगे? वन वन नहीं होगा, वन टू नहीं होगा, वन थ्री नहीं होगा, वन फोर, वन सिक्स, क्योंकि ऑड एक ही चाहिए। टू में ऑन एग्जैक्टली वन चाहिए, सो टू वन विल डू। ठीक है, हमने वन टू क्यों नहीं लिखा? टू वन डन। टू टू नहीं होगा, टू थ्री, टू फोर, टू फाइव, थ्री वन नॉट अलाउड, थ्री टू, थ्री थ्री नॉट अलाउड, थ्री फोर, थ्री सिक्स, फोर वन अलाउड है, फोर टू, फोर थ्री, फोर फोर, फोर फाइव, फोर सिक्स, फाइव वन, फाइव टू, फाइव फोर, फाइव सिक्स, सिक्स वन, सिक्स थ्री, सिक्स फाइव। समझ में आ गया? तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन, इसमें वन बाय टू। क्लियर हो गया इतना? ये तो समझ में आ जाएगा सारा। अब इसका डिफिकल्ट वाला पार्ट करो। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट लिखो। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट the sum of two numbers appearing on the dice is 8। ठीक है, सम 8 चाहिए। पहले तो बताओ कि मिनिमम सम कितना होगा। अगर दो डाइस थ्रो करते हो तो क्या सम वन का आ सकता है? दो डाइस को थ्रो कर रहे हो, कैन आई गेट सम वन? मतलब कल तुम्हें बोले कि मैं दो डाइस थ्रो करूंगा, अगर सम वन आया ना, तुम्हारे पेपर कैंसिल, फुल मार्क्स मिलेंगे आप सबको। ऐसा हो सकता है? मतलब वो तुम्हें क्या कर रहा है? क्या बोलोगे? वो क्या कर रहा है? हमें बुद्धू बना रहा है ना, बेवकूफ बना रहा है, मजाक कर रहा है ना? ये बात करते हो? तो दैट मीन्स कि अगर हमें मिनिमम सम चाहिए, दैट शुड बी ऑफ टू। ठीक है, सो सम के केसेस जो है वो टू हो सकते हैं। सम ऑन द नंबर्स, सम ऑफ द फेसेस कैन बी टू, कैन बी थ्री, कैन बी फोर, कैन बी फाइव, सम कैन बी सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व। बट कैन द सम बी 13? दो डाइस को थ्रो करो और मैं तो सम 13 लेकर आऊंगी, मेरे पास तो आपके लूडो वाले दो डाइस हैं, मेरे पास तो सम 13 लाने का वे है। हो सकता है ऐसा? मैक्सिमम सम में कितना है? 12 का। नाउ सम टू कैन कम इन हाउ मेनी वेज? कितने वे में सम टू आ सकता है? सिर्फ वन वन में? एक वे आ गया। सम थ्री का चाहिए तो या तो टू वन आए या वन टू आए। मतलब आपको मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूँ सम थ्री लेकर आओ। तो तुमने पहले थ्रो किया, तुम्हारा आ गया टू। अब तुम नेक्स्ट क्या प्ले करोगे? वन आए वन आए वन आए, है ना? अगर आपका वन आ गया तो नेक्स्ट प्ले करोगे थ्री आए थ्री आए थ्री आए, ये चलता है दिमाग में, यही होता है ना? तो सम थ्री कैन कम इन टू वेज। व्हाट अबाउट सम फोर? इट कैन कम इन थ्री वन, टू टू, वन थ्री। सम जो फोर आ रहा है वो ये केसेस हो गए, थ्री वेज। ठीक है, सम जो फाइव आ रहा है इट विल कम इन फोर वेज। फोर वेज कैसा हुआ? ये देखो, एक, ये दो, ये तीन और ये चार। समझ में आ गया? सम सिक्स कितने वेज में आएगा बोलो? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सो इल कम इन फाइव वेज। सम सेवन चाहिए तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव एंड सिक्स। ठीक हो गया इतना? सो सिक्स वेज। सम एट, अब क्या हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा। देखो ये वाला आया केस, टू सिक्स, थ्री फाइव, फोर फोर। अब मैं रेक्टेंगल में लिख रही हूं, कितने केसेस हो गए? वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव। तो ये कुछ ऐसे जाता है।
दिस इज सम, दिस इज वेज। ठीक है, ये चार्ट बना लो। Some two can come in one way. Some three can come in two ways. Some four can come in three ways. क्लियर हो गया? तो अगर आपको पूछ रहा है कि सम एट आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा? आठ। जो सम है वो कितने वेज में आ सकता है? मतलब कल कोई कहे ना कि तुम डाइस को थ्रो करो एंड यूल गेट अ प्राइज ऑफ 1000 रुपीज इफ यू थ्रो सम ऑफ एट, तो यू विल प्रे इन योर माइंड या तो 6 2 आए, 2 6 आ जाए, 6 2 आ जाए, 3 5 आ जाए, 5 3 आ जाए, या 4 4 आ जाए। इन सब के लिए प्रे करोगे दिमाग में कि आए ये नंबर, आए ये नंबर आए। दिमाग में हमारे आउट ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज ये घूमने शुरू हो जाते हैं पैटर्न्स। ठीक है, सो ये पैटर्न्स कितने हैं हमारे पास? पांच। कितने में से? 36 में से बाकी सब हटा दिए आपने, वो पांच पैटर्न्स अपने लिए फेवरेबल में रखे कि मेरे फेवर में तो ये पांच पैटर्न्स हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 इज 5/36। अच्छा, अब मैं बताओ कि सबसे प्रेफरेंस कौन से सम को मिल रही है? इन सब में सबसे हाईएस्ट चांसेस कौन से सम के आने के हैं? सम सेवन। ये मैं एक्चुअल थ्रो की बात नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली थ्रो करूं, मान लो सेवन हो सकता है आए भी ना, 10 बार थ्रो कर रही हूँ, सेवन एक बार भी सम बन करना है। दैट इज नॉट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी माइनस क्लासिकल अप्रोच, थ्योरेटिकल अप्रोच कि थ्योरेटिकली सम जो सेवन है वो 6 बार में आ सकता है, तो उसके चांसेस 6/36 हैं। कल मैं जा रही हूँ कैसीनो में, मैं कौन से वाले सम को दिमाग में बिठा के जाऊं कि मैं तो इसको प्रेफर करूंगी, ये नंबर बोलूंगी जाके। समझ में आ गई बात है? तो मेरे थ्योरेटिकल पास्ट रिकॉर्ड्स है थ्योरेटिकली कि इसके चांसेस ज्यादा है आने के, इसलिए मैंने इसको बोला। क्लियर होगी बात ये? तो सम सेवन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, सम सिक्स आने के चांसेस उससे कम है, उतने ही चांसेस सम एट आने के हैं। समझ में आ गया? तो कैन आई से ऑल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली? ऑल दी सम्स इक्वली लाइकली है? कैन आई प्रेफर वन ओवर द अदर? डू आई हैव रीजंस टू प्रेफर वन ओवर द अदर? सम टू को प्रेफर कम करने का और सम थ्री को प्रेफर ज्यादा करने का रीजन है मेरे पास। सम सेवन को प्रेफर करने का एज कंपेयर टू सम सिक्स रीजन है मेरे पास। सो दे आर नॉट इक्वली लाइकली। दूसरी चीज, सम थ्री आने के दो वेज है, एक लौता नहीं है। सो दे आर नॉट एलिमेंट्री इवेंट्स। सम टू, सम थ्री, सम फोर आर नॉट एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, तो इसीलिए हमने अपने सैंपल स्पेस को इस तरह से बनाया, सम के बेसिस पर नहीं बनाया कि देखो जी जो सम है वो कितने चांसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 सम एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? उसमें से टू सम आए 1/11, थ्री सम आए, सम ऑफ थ्री आए, दैट इज 1/11। ऐसा नहीं लिखा बिकॉज सम थ्री आने के तीन केसेस है, सम थ्री आने के टू केसेस है, सम फोर आने के थ्री केसेस। एलिमेंट्री नहीं है, इक्वली लाइकली नहीं। तो जब हम आउटकम्स बनाते हैं वी टेक एलिमेंट्री इवेंट्स की एक ही का चांस होगा, 2 1 आने का एक ही वे, पहले टू फिर वन, 1 2 आने का एक ही वे है, पहले वन फिर टू, कोई और वे नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इसीलिए हम सम को काउंट नहीं करते, हम एलिमेंट्री इवेंट्स ऐसे ही काउंट करते हैं। अब आ जाओ, लिखो सम ऑन द नंबर्स इज 10। मुझे चांस बताओ क्या होगा प्रोबेबिलिटी इसकी? सम ऑफ द नंबर्स इज 10। पेपर में ना लिख कर आना, मतलब फेवरेबल केसेस करके कि कौन से हैं, चाहे तुमने ये चार्ट बनाया है ना, चार्ट बनाकर बस ये होता है कि हम लोग ओवरलुक कर देते हैं कि बच्चे ने यहाँ से पढ़ा होगा। तो अगर आपने सम 10 लिखा है ना, तो राइट फेवरेबल केसेस कौन से लिखोगे? ऐसे ना इसको ब्रैकेट्स में लिखना, 4 6, 6 4 एंड 5 5। क्या आ जाएगा आंसर? 3/36, 1/12। ठीक है, इस सबको इरेज करती हूँ। इसके अलावा अब हम क्वेश्चंस करेंगे आज, मतलब आई एम नॉट लुकिंग एट द चार्ट ना। चार्ट बनाने का मन नहीं है मेरे को, नहीं बनाना, उसके बिना क्वेश्चंस करने हैं तो कैसे? ठीक है, सो लिखो सम इज एट लीस्ट 10। सम ऑफ 13 लेस देन और इक्वल टू 12।
10 सम एटलीस्ट चाहिए, तो सम 2 भी चाहिए, 3 4 5 6 7 8, नहीं, सम एटलीस्ट 10 का मतलब आई नीड सम 10 11 एंड 12। सम 10 आएगा, 3 केसेस है। सम 11 आएगा, 2 केसेस है, 6 5 5 6, तो मेरे लिए फेवरेबल केसेस क्या हो जाएंगे? तो इन फेवर आई विल राइट आई हैव 6 4 4 6 5 5। अच्छा, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैंने 4 6 पहले क्यों नहीं लिखा, सिर्फ अपने लिए जरूरी है कि मैं कोई केस मिस मत करूं। सम 11 आए तो उसके लिए है 6 5 5 6। सम 12 आए तो उसके लिए ये केस है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 केस, 6 आउट ऑफ 36। समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 13 इज 0, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी 0? इम्पॉसिबल इवेंट। सम अ नेचुरल नंबर, सम शुड बी अ नेचुरल नंबर, तो क्या लिखोगे? हर एक केस में सम नेचुरली बनकर आ रहा है, तो 1, दिस इज अ श्योर इवेंट, इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, पता क्या है, एक ना आपके कल करवाऊंगी वो क्वेश्चन, आपके ना एजर्शन रीजनिंग में, जो आपके वाले रीजन में मैंने लास्ट में भी समझाया होगा, एक क्वेश्चन था ऑन प्रोबेबिलिटी। नाउ वी हैड मिक्स्ड रिएक्शन फ्रॉम एवरीवन आउट देयर कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सीबीएसई ने अपनी मार्कशीट में ए लिखा है। अब जिसने ए लिखा है, डी लिखा है, मुझे नहीं पता, डी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बट ए लिखा है तो उसके बेस से विल सी कि वो क्वेश्चन ए ही क्यों था, वो कुछ ऐसा ही था। ठीक है। लेस देन और इक्वल टू 12, तो सम कुड बी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वो क्या आ गया? श्योर इवेंट हो गया। क्लियर हो गया इतना? अब लिखो इसमें, समझ में आ गया? ये ना लास्ट ईयर किसी पेपर में आया था, इट्स अ गुड क्वेश्चन। वी राइट सम ऑफ नंबर्स, 2 डाइस का केस ही है, इज प्राइम। नंबर्स प्राइम नहीं है, सम ऑफ द 2 नंबर्स इज प्राइम। सम प्राइम का मतलब, प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं अपने पास? 2 से लेकर 12 तक सम आ सकता है ना, तो आई कैन गेट अ सम ऑफ 2, आई कैन गेट अ सम ऑफ 3, ऑफ 5, ऑफ 7, ऑफ 11। 2 सम आए 1 1, 3 सम आए 1 2 एंड 2 1, सम 5 आए 2 3 एंड 3 2, सम 7 आए 3 4, इसमें मैंने कौन सा छोड़ा? 4 1 एंड 1 4। ठीक है, ये हो गया ना, 1 से कम तो जा नहीं सकती, 3 4 हो गया, 4 3 हो गया, 2 5 5 2, देन 1 6 एंड 6। सम 11 आए तो 5 6 एंड 6 5, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर हो गया इतना? सम ऑफ नंबर्स इज प्राइम, सम, मैं प्राइम नंबर्स नहीं बोल रही हूँ, सम प्राइम बोल रही हूँ। ठीक हो गया इतना? तो 1 1 अलाउड है, बिकॉज नंबर्स प्राइम नहीं देख रही हूँ, सम प्राइम देख। नेक्स्ट लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम डिविजिबल बाय 5। Probability that the sum is divisible by 5। तो फैन बंद कर दो। ठीक है, मैं इसके बाद 2 क्वेश्चंस लिख के जा रही हूँ, 2 मिनट, आई जस्ट टेक 2 मिनट्स।
वो तुम कितना जाने, ये लिख लिया सम डिविजिबल बाय 5। तो यू शुड गेट अ सम ऑफ 5 और सम ऑफ 10। सम 5 कैन कम इन, ये केसेस लिखे हैं हमने, 4 वेज। सम ऑफ 10 चाहिए तो 2 के साथ 10 बन सकता है, 1 के साथ 10 बनेगा नहीं, 2 के साथ नहीं, 3 के साथ नहीं, 4 के साथ तो 6 4 भी आ गया, 5 के साथ। ठीक है, तो 5 के ये 4 केसेस थे और 10 के 3 केसेस आ गए, कितने हो गए? समझ में आ गई बात? ये बात समझ में आ गई सबको? केसेस लिख लेना साथ साथ, वहां पे आपके नोट्स हो जाते हैं, पेपर में स्टेप्स हो जाते हैं वो। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो स्टेप्स हो गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट लिखो। इतना हो गया सबको? नेक्स्ट लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, प्रोबेबिलिटी, डाइस का ही क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज 6, प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। The product of numbers is 6। 6 का प्रोडक्ट कितने वेज में आता है? देखो नंबर आएंगे 1 से लेकर 6 तक। सो प्रोडक्ट 6 के लिए फेवरेबल केसेस जो मेरे पास हो जाएंगे, दैट इज 1,6। तो इसके साथ आ जाता है 6,1। फिर 2 के साथ 6 आए, 2,3, 3,2। 6 किसी और को मल्टीप्लाई करके आ सकता है, कोई 4 में, कोई 5 में। 6 का तो ले ही लिया हमने, 3 और 2 का भी ले लिया। सो आंसर विल बी 4 आउट ऑफ। अब परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर तुम्हारे पास जो भी नंबर्स हैं उनमें से ही देखते हैं कि मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर तो आता है 36 और मिनिमम कितना है 4, और फिर क्या है 1 भी है, बिकॉज आई नीड प्रोडक्ट नॉट द सम। सो मिनिमम इज 1। तो क्या प्रोडक्ट जो है वो 1 आ सकता है इन 1 में? प्रोडक्ट 4 आने के लिए कितने केसेस हैं बताओ? 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 4 आए, क्या क्या लिखोगे? 1,4, 4,1, 2, कैन आई गेट अ प्रोडक्ट ऑफ 9? कितने वेज में आएगा? 3,3। कुछ और वे हो सकता है? नहीं। कैन आई गेट अ सम प्रोडक्ट ऑफ 16? 16 के फैक्टर्स देखो ना, 8 और 2, 8 तो मेरे पास नंबर ही नहीं है, 1 into 16 भी नहीं है। कौन सा होगा? 4 and 4। कैन आई गेट 25?
कैन आई गेट 36? 36 का कोई और वे है? 218, 136, 218, 3 and 12, 4 and 9, नहीं पॉसिबल ना? ठीक है, तो कितने केसेस हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। समझ में आ गया इतना? इतना क्लियर है सबको? ठीक है, एक चीज और लिख लो। कल मैं आपको कार्ड्स वाली करवा दूंगी और आपके बुक के क्वेश्चंस हो जाएंगे। और एक कैलेंडर वाली। कैलेंडर वाली तो डायरेक्टली क्वेश्चंस ही होते हैं। तो नेक्स्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज 12। प्रोडक्ट 12 आने के कौन से केसेस हैं? पहले कौन सा लिखोगे? 2, 6। तो इसके साथ 6, 2 भी हो गया। ठीक है, फिर 3 के साथ 3, 4 और 4, 3। कोई और केस है? क्लियर? कितना आ जाएगा? 4 out of 36। व्हाट अबाउट प्रोडक्ट 7? बिकॉज ये प्राइम नंबर है। फैक्टर्स इसके 1 and 7 है, मतलब एक पे 1 आए एक पे 7 आए, तो कभी 7 आ सकता है? नहीं। दिस इज, समझ में आ गया? चलो इतना काफी है आज के लिए।